तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। दिल्ली में कल लगातार बारिश हो रही है। कल पूरी रात बारिश हुई, आज सुबह से बारिश हुई, जगह जगह पानी भी भर गया है, मौसम और ठंड हो गया है। इलेक्शन कमीशन की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 स्टेट के चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है, वो आपको पता ही होगा। बाकी कोरोना की लहर वैसी ही चल रही है, तेज़ रफ्तार है। आज शनिवार है और कल संडे है, तो आज की कहानी के बाद मुलाकात आपसे मंडे को होगी और उम्मीद यही है कि संडे आप लोग अपना अच्छे से आपका गुजरे। हालांकि दिल्ली में सैटरडे संडे दोनों दिन लॉकडाउन है, लेकिन सड़क पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अब भी हैं, तो शायद लॉकडाउन का सख्ती से इतना पालन नहीं हो रहा है। अब आते हैं सीधे आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको अपने नाम से ज़्यादा एक दूसरा नाम पसंद था। वो चाहता नहीं था कि लोग उसको उसके असली नाम से जानें। वो चाहता था एक ऐसा नाम जो उसने खुद रखा अपने लिए और उसके नाम से दुनिया उसे पहचाने। और इस नाम को पूरी दुनिया में मशहूर करने के लिए वो चाहता था कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से घर घर में उसके नाम को लोग याद करें। अफसोस की बात यह है कि उसने बुरे रास्ते पर चलकर अपना नाम मशहूर करने की सोची। अच्छा काम करता तो शायद कुछ और बात होती। बात है एक ऐसे शख्स की जिसको इस ज़िंदगी में 3 उम्र कैद मिली है। डेथ पेनल्टी, सजाए मौत, एक झटके में सब कुछ हो जाता है ख़त्म, लेकिन इसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 3 उम्र कैद की सज़ा मिली है, वो भी बिना किसी रियायत के, नो पैरोल। जब तक सांसें हैं तब तक जेल की 4 दीवारी के अंदर है। और आज भी ये शख्स फ्रांस के एक जेल में बंद है और अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। पिछले करीब 24-25 साल हो गए इसको जेल में, और जब तक इसकी उम्र है तब तक ये काटेगा। इसकी उम्र इस वक्त करीब शायद 71 या 72 साल है। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसे अपना नाम एलिच रमीरेज सांचेज, ये असली नाम है एलिच रमीरेज सांचेज, लेकिन उसे इस नाम से शायद इतनी मोहब्बत नहीं है। उसे एक दूसरा नाम पसंद है जिससे वो चाहता है कि लोग उसे जानें। कार्लोस द जयकाल, ये नाम उसने खुद रखा है अपना। तो आज की कहानी कार्लोस द जयकाल की। इस शख्स के नाम पर शायद और ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आता जिसने एक बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों के मिनिस्टर्स को होस्टेज बनाया, उनको बंधक बनाया, उनको किडनैप किया, और फिर बाद में कैसे इस एक इंसिडेंट की वजह से वो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ। आज की कहानी उसी की है। एलिच रमीरेज सांचेज जब कार्लोस द जयकाल नहीं बना था, तब इसकी कहानी शुरू होती है वेनेजुएला से, जहाँ पे 1949 में इसका जन्म हुआ और इसकी सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि जिससे इसकी कोई कहानी सुनाई जाए। लेकिन धीरे धीरे जब ये आगे बड़ा हुआ तो उस वक्त फ़लस्तीनी मूवमेंट चल रहा था, ये उसके साथ जुड़ा। फिर कुछ कम्युनिज़म, जो कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ जहाँ थी, उसको लेके उनके साथ आगे बढ़ा। फ़लस्तीनी मूवमेंट में जुड़ने के बाद इसे कई सारे काम दिए गए, उस टास्क को ये पूरा करने लगा। पर पहली बार जो इसका पहला मिशन था वही नाकाम रहा था, और ये मिशन था इसका उस वक्त 1973 की बात है। तब इसकी उम्र 23-24 साल होगी। 30 दिसंबर 1973 इसे मिशन दिया गया था लंदन में जाकर एक ऐसे शख्स को मारना जिसे पूरी दुनिया जानती है, बहुत बड़ा नाम है वो, और उस शख्स का नाम था जोसेफ एडवर्ड। जोसेफ एडवर्ड की दूसरी पहचान ये है कि आप सभी जहाँ जहाँ अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं दुनिया के, एक बहुत बड़ा ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर। मार्क्स एंड स्पेंसर मैं भी कई बार गया हूँ, वहाँ से कई कपड़े भी ख़रीदे हैं। तो मार्क्स एंड स्पेंसर जो ये शोरूम है अलग अलग शहरों में, इनके ओनर हैं, इनके मालिक हैं जोसेफ एडवर्ड। जोसेफ एडवर्ड को मारने का टास्क दिया गया रमीरेज को। तब ये कार्लोस द जयकाल नहीं बना था। 30 दिसंबर 1973 को ये लंदन के सबसे पॉश इलाके में जाता है, उनके घर की घंटी बजाता है। उनका शेफ़ जो है वो दरवाज़ा खोलता है। शेफ़ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो सामने देखता है हाथ में पिस्टल है रमीरेज के। वो शेफ़ को धक्का देकर ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे थे उस वक्त मार्क्स स्पेंसर के मालिक। लेकिन इत्तेफाक से ऊपर उनकी वाइफ की नज़र पड़ जाती है कि एक शख्स बंदूक लेकर आ रहा है। वो फ़ौरन भागती हुई जाती हैं और
बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती और सीधे पुलिस को कॉल करती। लेकिन इतनी देर में रेमिरेज ऊपर पहुंचता है और सीधे जो जोसेफ एडवर्ड थे उनका निशाना लेता है और ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली उनके मुंह में लगती है, दांत के पास, जबड़े पे। इसके बाद वो दूसरी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिस्टल जाम हो जाता है। दूसरी गोली होती नहीं है। तब तक पुलिस जो है आसपास में ही मंडरा रही थी, क्योंकि ये एक बड़े वीवीआईपी का घर था जो जोसेफ एडवर्ड है। तो अगले 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस अब जोसेफ एडवर्ड के घर पहुंच जाती है। बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। रेमिरेज अब घबरा जाता है। तीसरी बार उसे मौका नहीं मिलता गोली चलाने का, तो वो पीछे के रास्ते से घर से निकल जाता है। बाद में जोसेफ एडवर्ड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका ऑपरेशन होता है, जान बच जाती है। ये पहला ऑपरेशन था जो नाकाम था रेमिरेज का। इससे बहुत सारे लोगों को ये भी हुआ कि ऑपरेशन नाकाम हो गया, लेकिन रेमिरेज के अब दिल में था कि कुछ बड़ा करना है। इसके बाद फ़िलिस्तीनी मूवमेंट और कम्युनिज़म के नाम पर इसने फिर बहुत सारे इंसिडेंट किए। 70 के दशक में इसने कई इंसिडेंट को अंजाम दिया। फ्रांस की राजधानी में इसने कुछ आतंकवादी उस वक्त हमले किए, शॉपिंग सेंटर और जगह पर। फ्रेंच 2 पुलिस वालों को इसने मारा। एक जगह एक धमाके में करीब 34 लोग घायल हुए थे, 9 लोगों की मौत हो गई। और एक और इंसिडेंट आपको याद होगा, इसकी कहानी मैंने डिटेल में आपको सुनाई है। 70 के दशक में म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था, और इस म्यूनिक ओलंपिक में, ओलंपिक विलेज में इजरायली खिलाड़ियों के ऊपर हमला हुआ था, और उसमें इजरायली खिलाड़ी कई मारे गए थे। बाद में अगले 20 साल तक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लोगों ने, जासूसों ने, इस हमले में शामिल हर शख्स को ढूंढ कर मारा था, जिसमें एक हद्दाद भी था, उसकी भी कहानी आपको सुनाई थी। इस म्यूनिक अटैक में भी रेमिरेज का हाथ था, लेकिन मोसाद के हाथों ये बच गया, और मोसाद इसका काम तमाम करती उससे पहले ही ये फ्रांस के शिकंजे में आ गया, और पिछले, जैसा मैंने आपको बताया, कि करीब 24-25 साल से फ्रांस की जेल में बंद है, तो शायद इसलिए भी इसकी जान बच गई। लेकिन म्यूनिक ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की जान लेने वाले, उन पर हमला करने वालों में भी एक यही एलिच रेमिरेज था। तो म्यूनिक ओलंपिक के बाद ये इधर उधर भटकता रहा, लेकिन फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फ्रांस को इसने सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, फ्रांस पे कई हमले किए। लेकिन असली नाम जो ये चाहता था, जिसके ये तलाश में था, इसे उसी वक्त हद्दाद ने एक काम सौंपा था, और वो काम ये था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हर साल जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, उनकी मीटिंग होती है, उनके मंत्रियों की, और यह है ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो इसकी मीटिंग हर साल होती थी, और वियना में ये मीटिंग थी 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये मीटिंग थी। इस मीटिंग में अलग अलग ऑयल प्रोड्यूस करने वाले जो कंट्री हैं, उनके पेट्रोलियम मिनिस्टर या फिर वहाँ के होम मिनिस्टर, ये तमाम लोग आ रहे थे, और इनमें 2 ख़ास थे। एक सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर, और दूसरे जो यमनी, मिस्टर यमनी, ये सऊदी अरब के थे, और दूसरे थे ईरान के होम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे थे, और इसके अलावा अलग अलग और देशों के कुल 60 लोग इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आने वाले थे। ये कार्लोस की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। उसे मालूम था, और कहते हैं कि ये हद्दाद ने ही ये काम सौंपा था, और टारगेट ये था कि सऊदी अरब के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, यमनी, और ईरान के जो फॉरेन होम मिनिस्टर हैं, इन दोनों को उस जगह पे मार डालना है। और ये फ़िलिस्तीनी मूवमेंट की तरफ से ये जो सारे लोग चला रहे थे, उनकी आपस में कुछ लड़ाई थी, और वो इसीलिए सऊदी अरब ईरान से बदला लेना चाहते थे। तो एलिच रेमिरेज सांचेज यानी कार्लोस द जैकॉल 6 लोगों की एक टीम बनाता है। 6 लोगों की टीम के साथ 21 दिसंबर 1975 को ये उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, ये वहाँ पे एक कंट्री की एम्बेसी भी थी, कुछ दफ्तर भी थे, तो लोग भी आते थे वहाँ पे। उसी के एक बड़े से हॉल में ये मीटिंग हो रही थी। सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ों का कोई थ्रेट नहीं था, ना कोई ऐसी इनपुट थी।
कार्लोस द जैकाल अपने 6 साथियों के साथ आराम से, चूँकि भीड़ भाड़ थी, बहुत सारे लोग ऑफिस में जा रहे थे, इतना ध्यान दिया नहीं गया, सिक्योरिटी को क्रॉस करता है और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने के बाद ये लोग अपना बैग खोलते हैं, उसके अंदर हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, पिस्टल, मशीन गनें, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं और इसके बाद हवा में गोली चलानी शुरू कर देते हैं छत की तरफ। भगदड़ मच जाती है। सारे मिनिस्टर, उनके स्टाफ वो उसी के अंदर थे हॉल में। इसके बाद कार्लोस द जैकाल उन्हें हुक्म देता है कि सब ज़मीन पर लेट जाएं। सब ज़मीन पर लेट जाते हैं जान बचाने के लिए। थोड़ी देर में ये बात पता चल जाती है, ऑस्ट्रिया के जो कमांडोज थे वो वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इधर से कार्लोस के लोग भी गोली चलानी शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में एक कमांडो मारा जाता है, 2 स्टाफ मारे जाते हैं, 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, अब सारे बंधक अंदर हैं। अब कार्लोस ऑस्ट्रियाई सरकार को मैसेज भेजता है। वो कहता है कि हर 2 घंटे में ऑस्ट्रिया के रेडियो और टीवी पर फ़िलिस्तीनी मूवमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, खबरें आप अपडेट देते रहोगे, और अगर आपने नहीं टेलीकास्ट किया तो हर 15 मिनट में हम एक बंधक को मारते जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उसकी बात मान ली। उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पे टेलीकास्ट किया फ़िलिस्तीन की खबरें, और रेडियो पे भी। अब उसके बाद समझौते की बारी आ रही थी कि ये चाहता क्या है। फिर कार्लोस द जैकाल ने अपनी मांग रखी। उसने कहा उसे एक बस चाहिए जिसका शीशा कवर्ड हो, उस पर वो कवर्ड हो पूरी तरह से ताकि दिखाई ना दे अंदर में क्या हो रहा है, और एक प्लेन चाहिए, उसे यहाँ से बाहर निकलना है। उन्होंने वक्त मांगा इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए। इस दौरान में कार्लोस द जैकाल ने अब आवाज़ दी, मिस्टर यमनी, सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर, यमनी ने आवाज़ दी, मैं हूँ। अब वो यमनी को अलग कमरे में ले गया और उसने कहा कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम शाम 6:30 बजे तक आपको, 4:30 बजे तक आपको मार देंगे। यमनी ने बाद में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि ये वाकई मारेगा। उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी शुरू कर दी। फिर कार्लोस हंसा और बोला कि इतनी भी जल्दी नहीं है वसीयत लिखने की, थोड़ा सा आपको और टाइम देंगे। अब इसके बाद शाम हो गई, सुबह से लोगों को, होस्टेज को, इनको भी भूख लगी थी। फिर खाने का ऑर्डर दिया गया, कहा कि भाई भेजिए कुछ अंदर। तो 100 सैंडविच मंगाए गए थे, लेकिन वो पोर्क के थे और ये लोग खाते नहीं थे। फिर उसे वापस भेजा गया, कहा गया कि चिप्स और चिकन भेजें। फिर वो भी आया और इसके बाद कहा गया कि हम अगले दिन सुबह तक अगर आपने नहीं दिया तो हम सबको मार देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे के आसपास ऑस्ट्रियाई सरकार एक बस देती है। अच्छा, इससे पहले जब गोलीबारी हुई कमांडोज ने, जिसमें एक कमांडो मारा गया और 2 लोग, तो उसमें कार्लोस का एक शख्स भी, एक गोली दीवार पे लगकर वापस उसके पेट में लगती है। तो जो 6 लोग थे उनमें से एक के पेट में गोली लगी। तो एक डिमांड ये भी थी कि इसका इलाज कराया जाए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार मान गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, गोली निकाली गई। अब नेक्स्ट डे बस आती है, सारे बंधकों को उस बस में बिठाया जाता है और सीधे एयरपोर्ट पे एक स्पेशल प्लेन। वहाँ पे एक डिमांड और रखता है कार्लोस। वो कहता है कि जो मेरा घायल साथी है उसे भी मैं अपने साथ प्लेन में ले जाऊँगा। डॉक्टर कहते हैं कि ये ख़तरनाक है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और उसे मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, ट्रैवल तो कर ही नहीं सकता। कार्लोस जिद पे अड़ा होता है कि जाएंगे तो हम सारे अपने साथी को साथ ही जाएंगे। तो उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसके बंधक का इलाज चल रहा था, एक डॉक्टर ने वॉलंटरी खुद ही कहा कि ठीक है हम इसके साथ ट्रैवल करेंगे, इसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी एक डॉक्टर होना चाहिए। कार्लोस ने इजाज़त दे दी। बस एयरपोर्ट से फिर ये लोग प्लेन में बैठते हैं। सारे लोगों को लेकर प्लेन वहाँ से सुबह 9 बजे 22 दिसंबर 1975 को टेक ऑफ होती है। इसके बाद ये प्लेन वहाँ से सीधे अल्जीरिया ले जाई जाती है। अल्जीरिया के जो उस वक्त वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, बाकायदा कार्लोस द जैकाल का स्वागत करते हैं। अल्जीरिया जाने के बाद कार्लोस ने वहाँ पे अल्जीरिया एयरपोर्ट पे 30 ऐसे मिनिस्टर को रिलीज़ कर दिया जो गैर अरब थे, यानी नॉन अरब थे, अरब देशों के नहीं थे, वेस्टर्न कंट्री और बाकी जगहों के थे। लेकिन सऊदी के पेट्रोलियम मिनिस्टर, ईरान के मिनिस्टर, इन सबको अपने पास ही प्लेन में रखा। इसके बाद वहाँ से प्लेन भरकर फिर ट्रिपोली के लिए रवाना हुई। ट्रिपोली पहुँची, वहाँ से फिर ये वापस, वहाँ पे उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, तो ये वापस अल्जीरिया आई। अल्जीरिया आने से पहले
कार्लोस ने प्लेन में बैठे सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि जैसे ये प्लेन यहाँ पे लैंड करेगा मैं उतर जाऊँगा अपने साथियों के साथ, मेरे जाने के 5 मिनट के बाद आप लोग भी उतर कर चले जाना, आप आज़ाद हो। बट यमनी और ईरानी मिनिस्टर को लगा कि ये उनका आखिरी दिन है, ये अब मार डालेंगे। प्लेन लैंड करता है, कार्लोस द जयकाल नीचे उतरता है, अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। उसमें साथियों में वो घायल भी था जिसका इलाज हो रहा था। और इसके जाने के बाद करीब 10 मिनट तक कोई नहीं उतरता। जो शेख यमनी जो मंत्री, उन्हें भी डर कि पता नहीं क्या होगा, एक ये भी डर था कि पूरे प्लेन में शायद बम लगा दिया, ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जब 10 मिनट हो गया कोई हलचल नहीं हुई, तो फिर धीरे से वो बाहर आए, देखा कोई है नहीं। फिर एक एक करके सारे बंधक वहाँ उतरे, वो सब आज़ाद थे। कार्लोस वहाँ से निकल गया। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद कहते हैं हद्दादी ने कार्लोस को फ़िलिस्तीनी मूवमेंट के जो उसको एक डिजिग्नेशन, एक काम दिया था, उससे हटा दिया था। क्यों? उसने कहा कि तुमको जो मिशन दिया गया था तुमने पूरा नहीं किया, तुम्हें सऊदी अरब के पेट्रोलियम मिनिस्टर और ईरान के मिनिस्टर को मारना था, तुमने मारा नहीं। बाद में ये बड़े सारी हैरानी की बात थी कि जिसके लिए, जिन 2 लोगों के लिए पूरा इतने लोगों को हाईजैक किया गया, इतने लोगों को बंधक बनाया गया, उन्हें ज़िंदा क्यों छोड़ दिया गया। इसके बहुत बाद कार्लोस द जयकाल जब पकड़ा गया तब उसने स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में बयान दिया, और फिर कुछ और रिपोर्ट आई। उसमें यह था कि सऊदी अरब के पेट्रोलियम मंत्री और ईरान के मिनिस्टर के एवज़ की रिहाई के एवज़ में एक डील हुई थी, $5 करोड़ की डील। ये 5 करोड़ ईरान और सऊदी अरब की सरकार ने मिलकर दिया, और ये पैसे कार्लोस द जयकाल को मिले। बट उसने फ़िलिस्तीनी मूवमेंट में ये पैसे नहीं लगाए, बल्कि अपने पर्सनल खर्च के लिए उसने पैसे रखे। और शायद उसको इस मूवमेंट से हटाने के लिए जो हद्दादी ने फैसला दिया था, वो एक पैसे भी उसकी एक वजह थी। खैर, इसके बाद इस एक इंसिडेंट ने कार्लोस द जयकाल को कार्लोस द जयकाल बना दिया, और पूरे वर्ल्ड में फिर उसका एक तरह से वो कुख्यात हो गया कि एक ऐसा शख्स जिसने इतने सारे देश के मंत्रियों को एक साथ बंधक बनाया और ऑस्ट्रेलिया से बाहिफाजत लेके निकल भी गया। इधर फ्रांस में उसके बाद भी उसने फिर कई सारे इंसिडेंट किए, बहुत सारे ब्लास्ट किए। फ्रांस ख़ास तौर पर कार्लोस द जयकाल को गिरफ्तार करना चाहती थी, पर मौका नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पता चला कि फ़िलिस्तीनी मूवमेंट से साइड होना, और इस एक इंसिडेंट के बाद जो इंटरपोल, बाकी सारी एजेंसियां, वो भी कार्लोस द जयकाल के पीछे थीं। तो अब इधर उधर छुप रहा था, और लास्ट में वो सूडान पहुंच गया, और वो सूडान में ही रह रहा था। सूडान में रहने के दौरान यूएस इंटेलिजेंस और फ्रांस इंटेलिजेंस, इनको ये पता चलता है कि ये सूडान में ही है और सूडान में छुप कर रह रहा है। इसी दौरान में कुछ प्रॉब्लम आई और एक माइनर सर्जरी होनी थी कार्लोस द जयकाल की सूडान में। जब पता चला कि ये सूडान में है और सूडान सरकार ने उसको पनाह दे रखी है, तब अमेरिका और फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने सूडान की सरकार के ऊपर दबाव डाला और एक डील तय की। उन्होंने कहा कि देखो, ये वांटेड है और बहुत सारे मामलों में है, आप हमें कार्लोस द जयकाल को सौंप दो, तो उसके बदले में बहुत सारे जो सैंक्शन और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हटा ली जाएंगी। सूडान की गवर्नमेंट को वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने भी एक तरह से कन्विंस किया, और आखिर में सूडान अथॉरिटी इस बात पर तैयार हो गई कि कार्लोस द जयकाल को यूएस या फ्रांस को सौंप दिया जाएगा। कैसे इसकी प्लानिंग की गई? अचानक पता चला कि उसका कुछ ऑपरेशन होना है, और उस ऑपरेशन के बाद रिकवर होने में उसे 1 हफ्ता तो लगेगा। तो एक हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ, बड़ी ख़ास सिक्योरिटी के उसमें चारों तरफ। जब ऑपरेशन हो गया कामयाब, तो उसे बताया गया कि आपको रिकवर करने के लिए एक विला में रखा जाएगा, एक खुफिया विला है, क्योंकि आपकी जान पे ख़तरा है। और वैसे भी म्यूनिख ओलंपिक के बाद मोसाद लगातार ढूंढ रही थी, ये बात कार्लोस द जयकाल को भी पता थी। तो कार्लोस तैयार हो गया। फिर उसने कहा कि आपकी हिफाजत के लिए कुछ आपको बॉडीगार्ड देंगे सूडानी अथॉरिटी। वो तैयार हो गया। इसके बाद उसे एक विला में ले जाया गया। 14 अगस्त 1994 को कुछ बॉडीगार्ड जो इसको लगाए गए थे, वो असल में अथॉरिटी के लोग थे। उन्होंने कार्लोस द जयकाल जब सो रहा था, उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, उसके हाथ पैर बांधे, और उसी बेहोशी की हालत में फिर उस विला से निकाला, उसे एयरपोर्ट ले गए
और फिर सूडान ने फ्रेंच अथॉरिटी को कार्लोस द जैकाल को सौंप दिया 14 अगस्त 1994 को। वहाँ से स्पेशल प्लेन से उसे पेरिस लाया गया। पेरिस लाने के बाद जब उसे होश आया तब पहली बार पता चला कि वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके ऊपर उसका मुकदमा चला। पहले 2 पुलिस वालों जो फ्रेंच को उसने मारा था, उस मुकदमे का फैसला आया, उसमें उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर इसके बाद ब्लास्ट और 9 लोग जो और मारे गए थे एक अलग हमले में, उसके लिए फिर इसे एक और उम्र कैद की सज़ा मिली। फिर कई साल गुजरे, कुछ और मामले खुले। 2017 में एक और मामले में फैसला आया और उसे तीसरी बार उम्र कैद की सज़ा मिली। 72 साल का कार्लोस द जैकाल इस वक्त फ्रांस की ही एक जेल में बंद है, अपनी 3 उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। कई किताबें उसके ऊपर लिखी गई। उसने उसामा बिन लादेन पे भी कुछ लिखा खुद भी, और कई लोग कहते हैं कि वो उसामा बिन लादेन से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक था। कहा यह भी जाता है कि अगर उसे और छूट दे दी गई होती, उस वक्त फ़लस्तीनी मूवमेंट जो हद्दाद के साथ उसकी बातें हुई थी, तो वो कहीं और ज़्यादा इस पूरी दुनिया के लिए ख़तरा था, क्योंकि उसका मिशन, उसका काम बस एक ही था, वो था बर्बादी, तबाही और बेगुनाहों को मारना। लेकिन फ़िलहाल 72 साल की उम्र में 3 उम्र कैद की सज़ा वो फ्रांस की जेल में काट रहा है। तो ये थी कार्लोस द जैकाल की कहानी। अब आज का सिलसिला, भाविका मल्हान, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भाविका। और विकास मल्हान जी ने भेजा है। इसके अलावा जोसेफ चौधरी साहब हैं, ये नेपाल से हैं, हैप्पी बर्थडे जोसेफ चौधरी। और धर्मेंद्र चौधरी जी ने भेजा है, ये इनके पिता हैं। जैन मलिक का भी आज बर्थडे है, उत्तराखंड से हैं, हैप्पी बर्थडे जैन मलिक। उत्तराखंड के भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। शिवम प्रधान जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो शिवम प्रधान जी आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और विवेक प्रधान जी ने भेजा है, ये उनके पिता हैं। विपिन कुमार प्रजापति का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विपिन। और बेनी प्रसाद ने भेजा है। इसके अलावा मोहम्मद अशरफ लाला का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अशरफ लाला। और इनके दोस्त हैं शाहनवाज आलम, बासोपट्टी मधुबनी से, उन्होंने ये भेजा है। रुचिका पोखरियाल, इनका भी जन्मदिन है, लेकिन 9 जनवरी यानी कल है, पर कल संडे है, इसलिए आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे रुचिका। और ऋषभ रावत ने भेजा है। इसके अलावा श्वेता अग्रवाल जी का बर्थडे, मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इनका बर्थडे है नहीं, इनका बर्थडे 1 जनवरी को था, और इन्होंने पहले भी मेल किया था, कुछ और था, दूसरों के बर्थडे के लिए विशेष करती थी। इन्होंने बड़ा एक मार्मिक मेल लिखा है। श्वेता अग्रवाल जी की पति की मौत काफ़ी पहले हो गई, इनके बच्चे हैं। इन्होंने मुझे अपना भाई बोला है, और ये लिखा है कि मैं सबके अपने बच्चों के विशेष क्राइम तक में भेजती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था नाम सुनकर कि आप विश करते हैं, बट मेरे बच्चों ने मुझे ये खुशी नहीं दी। और कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत बार फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा ये मेल आप ज़रूर पढ़िएगा। मुझे लगता है कि हम हर बच्चों का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप हैं, ये मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी कितनी अहमियत होती है ज़िंदगी में। आपको हर पल छोटी छोटी चीज़ों में भी वो कैसे याद आते हैं। तो पता नहीं मुझे ये कि बहुत सारे लोग स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नम की जो बातें लिखते हैं, कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहीं मिल सकती हैं अगर हम लोग माँ बाप को सिर्फ खुश रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। तो श्वेता जी कोई बात नहीं, 1 जनवरी बीत गया, लेकिन पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत आपके बर्थडे के लिए विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और आपके बच्चे ज़रूर आपका ख्याल भी रखेंगे अच्छे से, मुझे पूरा यकीन है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा प्रीति श्रीवास्तव जी हैं, विनय सिंह हैं, और विनय सिंह जी एक कोरोना हट जाए, कोरोना थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम लोग ज़रूर मुलाकात करेंगे, और पक्का वादा है। ये चंडीगढ़ से हैं। इरफान खान हैं, और ये शकीरा खलीली की कहानी सुनना चाहते हैं। इरफान साहब, ये मैं कहानी सुना चुका था, लेकिन फिर हटाना पड़ा, उसकी कुछ वजह हैं, और वजह कुछ ऐसा नहीं है कि कोई इशू है, कुछ कमिटमेंट है। तो जैसे ही वो दोबारा कहानी डालूंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर ये सुना चुका था अभी, और अभी लगता है अगले 6 महीने तक इसको मैं दोबारा नहीं सुना सकता हूँ। इसके अलावा मनीष वर्मा जी हैं पीलीभीत से, अनुपमा गुप्ता हैं, और
इन्होंने जो स्टोरी भेजी है मैं ज़रूर सुनाता हूँ, जल्दी सुनाता हूँ अनुपमा जी। उमेश सेन हैं, उषा भार्गव हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं। मनीष मेयर हैं और ये इन्होंने कहा एसपीजी क्या पीएम और उनकी फैमिली के दूर के रिश्तेदारों को भी सुरक्षा देती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ फैमिली या फिर उनकी वाइफ, और दूर फूफा मामा चाचा ताऊ इन सबको नहीं। अभिषेक कुमार जी हैं लंदन से। वेदांत शर्मा हैं, बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की कहानी सुनना चाहते हैं। सुष्मिता जी हैं यूएसए से, इन्होंने मेल लिखा और उन्होंने कहा कि कोई इन्होंने पिक्चर देखी थी 16 दिसंबर की, इन्होंने कहा हमारी स्कूल मेट। तो सुष्मिता जी आपके स्कूल मेट कौन है जो हमारी टीम में है, ज़रा बताइएगा ज़रूर आप मुझे। सूरज कुमार हैं, जीवन बीके हैं नेपाल से और निर्मला पंत मर्डर रेप की कहानी सुनना चाहते हैं। त्रिषा शर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ से और मुजफ्फरनगर की एक स्टोरी वो सुनना चाहती हैं। शशि शेखर सिंह हैं और ये सहारा इंडिया परिवार की कहानी सुनना चाहते हैं। अजय डंडोटिया जी हैं और ये राम बाबू डाकू की कहानी सुनना चाहते हैं। आदित्य चंद हैं और ऑल द बेस्ट जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आदित्य, थैंक यू वेरी मच आपके इस खूबसूरत मेल के लिए। इसके अलावा नीना बब्बर जी हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आपने जो भेजा है पढ़कर। और जितेंद्र कुमार जी हैं जयपुर से। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, जो कहानी की फरमाइश है मैं ज़रूर उसको बारी बारी से पूरा करूँगा। कल संडे है तो कल छुट्टी है, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मेरी भी छुट्टी। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को किसी नई कहानी के साथ, लेकिन कोरोना में अपना पूरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।